दोस्तों 13 जनवरी को आपका कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेंगे। और प्रश्नोत्तर के दौरान आपकी केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं होती हैं। ओके, तो आपकी अभिक्रियाएं भी मैं आपको क्या है तैयार करा दूंगा। तो वीडियो को आपको क्या है ध्यान से अंत तक देख लेना है और जितने क्वेश्चन मैं बताऊं सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये प्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। इससे आप क्या है प्री बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे स्कोर करेंगे ही, इसके साथ ही जो आपकी मेन बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसकी भी दोस्तों आपको क्या है काफी हद तक दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। ओके, तो जितने भी अध्याय से आपके जो 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट है उन्हें हम कवर करेंगे, फिर 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, और थोड़ा चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगा तो आपको समझने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। चलिए देख लेते हैं। बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं? तो अणु संख्या का गुणधर्म बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मेन आंसर क्या रहने वाला? विलय की मोलों की संख्या। और जो 2 नंबर वाले मैं प्रश्न बताऊं उन्हें और अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट आपके बन जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वहां से ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी फिजिक्स में ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो बताए वो तो आए हैं और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आए, तो वो आपके जो मैं आपको समझा रहा टॉपिक उससे भी से आए हैं। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन समझा रहा था उनसे ऑब्जेक्ट बन गए। ओके, इसलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन को क्या है आपको थोड़ी फोकस के साथ देखना है। तो अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं? एक वाक्य निष्पार से आ जाए तो सीधे आपको बताना मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति की होती है। तो गैसों का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है साम्यावस्था पश्चिम दिशा में स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका 2020 में आया था, 22 में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन कि जल या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करने जरूर सीख लेना और याद भी रखना है। तो शुद्ध जल की अगर मैं पूछूं आपसे मोलरता कितनी होती है तो आपको बिना सॉल्व किए बता देना 55.55। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वाक्य में कई बार आ चुका है। ओके, कि शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.55, 65.65, इस बार से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो याद रखना 55.55 निकालना भी आपको क्या सीख लेना है। मोलरता का सूत्र लिखिएगा और आपको क्या है सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर आपको क्या है कोई भी आपसे परिभाषा पूछ ली जा सकती है। परिभाषा यानी आपके जो बिलियन वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, नॉर्मलता है, मोललता है, ओके, पीपीएम है, मोलरता है, मोललता है, हेनरी का नियम, फार्मलता है, मोल प्रवाह, इतने सारे टॉपिक अब एक साथ तो 2 नंबर में नहीं आएगा, लेकिन कोई भी आपसे क्या है एक पूछ लीजिए कि हेनरी का नियम लिखिए, मोल प्रवाह की परिभाषा लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। मोल प्रवाह को परिभाषित कीजिए और सूत्र सहित परिभाषित कीजिए, तो ये आ जाता है। 3 नंबर में क्वेश्चन आना हो तो हो सकता है 2 चीज आपसे पूछ ली जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो आप मतलब क्या है सीधा मतलब ये सभी टॉपिक आपको तैयार करना है। तो ये नॉर्मलता की परिभाषा और उसका सूत्र दिया हुआ है और सूत्र लिखे तो उसमें जो संकेत का उपयोग करें वो भी आपको विस्तार से बनाना है। एन का मतलब क्या है, यहाँ डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, ये सब आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमान की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ये फॉर्मूला सूत्र आपका रहने वाला है। इसके आगे देख लेते हैं। फिर आपको मूललता तैयार कर लेनी है। तो मूललता 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मूललता कहलाती है। और ये आपका क्या रहने वाला फॉर्मूला रहने वाला है। ओके, डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम डब्ल्यू बटे डब्ल्यू। ओके, अब जैसे आपका यहाँ पूछे तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलय की मात्रा को प्रदर्शित किया जा रहा है। एम डब्ल्यू ये क्या है? विलय का अणुभार है। ओके, कैपिटल जो डब्ल्यू है ये विलायक की ग्राम में मात्रा है। तो ये भी आपको यहाँ मेंशन करना है। ओके, पीपीएम क्या है? तो बिलियन के 10 लाख या 10 लाख यानी 1 मिलियन भाग में बिलियन विलय के ग्रामों की संख्या हमारी क्या कहलाती है? बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। और ये आपका रहने वाला फॉर्मूला मोलरता आपको तैयार करना है। ओके, मूललता को स्मॉल से एम से और मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी बिलियन की 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम मूलों की संख्या आपको कहलाती है? बिलियन की मूलरता कहलाती है। थोड़ा आपको अच्छे से पढ़िएगा, फोकस के साथ पढ़िएगा कि आप मूलरता में कंफ्यूज ना हो जाओगे, इसलिए फोकस के साथ आपको पढ़ना है। और पेपर में जब आपको क्वेश्चन आए तो एकदम बहुत अच्छे से देख लीजिए मूललता लिखा कि मूलरता का लिखा है। ओके, कि पूछे जाए आपसे मूलरता की परिभाषा, आप लिख कर आ जाए पेपर में मूलरता की परिभाषा। ओके, फिर इस प्रकार से फिर हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की दाब के समानुपाती होती है। यानी हम जितना ज्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे गैसों की द्रव में विलेयता क्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे कोको कोला जो पेप्सी वगैरह होती है उसमें आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। तो कैसे घुली जाती है? अत्यधिक दाब लगाकर उन बोतलों को क्या भरा जाता है। तो ये आपका रहने वाला है। इसके बाद फॉर्मलता तैयार कर लीजिएगा, मोल प्रभाव तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ मोल प्रभाव और उसी परिभाषा सूत्र। फॉर्मलता के भी आपको क्या है सूत्र याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं।
आगे मोल प्रभाज का ये दिया हुआ कि x1 और x2 का प्रयोग किया गया, लेकिन है क्या, x1 बिलियन की मोलों की संख्या है और x2 विलायक की मोलों की संख्या है। अब इससे पहले मैंने आपको बिलियन चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो बताए हैं, वहां से दोस्तों आपका न्यूमेरिकली बन जाता है 2 नंबर में। तो न्यूमेरिकल में क्या रहता है कि आ जाए कोई भी आपको जो डिटेल दी जाएगी, कहा जाएगा मूलतः ज्ञात कीजिए, फॉर्मलतः ज्ञात कीजिए, नॉर्मलतः ज्ञात कीजिए। सिंपल, अगर आपने परिभाषा और सूत्र अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अगर सूत्र याद रहता है, बस सूत्र आप रखेंगे, उसमें वैल्यू आप पुट करेंगे, ओके, तो फिर आपका आसानी से निकल कर आ जाएगा। बाकी अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप क्या पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए मेरे साथ, और नहीं नोट्स बनाए हैं तो फिर क्या स्क्रीनशॉट लेकर आपको क्या तैयार करते जाइएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है, तनुता का चालकता व आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विलयन का तनुकरण पर चालकता कम व आणविक चालकता अधिक हो जाती है। आणविक चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन की अधिक व प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन की क्या कम परिवर्तित होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीओडिज्म 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है। लवण सेतु के कार्य लिखी। लवण सेतु के कार्य, तो पहला कार्य है, यह 2 विद्युत अपघट्ट विलयों के मध्य विद्युत संपर्क करके विद्युत परिपथ पूरा करता है। दूसरा, यह विद्युत अपघट्ट विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लवण सेतु के कार्य तैयार करके रखना है, कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिक्रिया की औसत दर से आप क्या समझते हैं। तो क्रिया कारक की इकाई समय में सांता परिवर्तन औसत दर कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए क्रिया कारक को परिवर्तित सांता को समय से भाग देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट ताप गुणांक भी एक बार आपको पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो रहने वाले हैं, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखिए और फिर रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए। ये आपको दोनों तैयार करके रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी चुके हैं क्वेश्चन, एमपीओडिज्म 24 में ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय में अंतराल में अभिकारक तत्व अथवा उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन के बराबर होती है। अभिक्रिया की दर आपकी ये रहता है फॉर्मूला, और ये आपको बताया जा रहा है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। फिर इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या हमारी अणु संख्यकता या आणविकता कहलाती है। देखिए आणविकता और अणु संख्यकता एक ही बात रहने वाली है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अणु संख्यक कहा जाए, पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्या को परिभाषित कीजिए या रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए, एक ही बात रहने वाली है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो जो उसका आरंभिक पद होता है, पहला पद होता है, उसमें जितने अणु भी भाग लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं। जितने भी अणु क्या है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे अणु संख्यक हमारी क्या कहलाएगी, अणु संख्यक कहलाएगी। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है, संगमर धातुएं परिवर्ती संयोजकता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, क्यों। तो संगमर धातुएं की जो परमाणु में N-1D कक्षक और NS कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतराल नहीं होता है, जिससे D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। संगमर तत्व में D कक्षकों के जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतनी ही अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। और परिवर्ती संयोजकता दर्शाने का एक अन्य कारण है इनके कोष का अपूर्ण होना। मैनी कारण है, अन्य कारण मैनी कारण है कि जो इनके कोष होते हैं अपूर्ण होते हैं, ओके। तो संगमर धातुएं परिवर्ती या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आपको तय करना है। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। संगमर धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं, क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो संगमर धातुएं N-1D ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। N-1D ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए संगमर धातुओं के परमाणुओं के आकार में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण ये तत्व क्रिस्टल जालक के रूप में एक दूसरे को सरलता से प्रतिस्थापित करके एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं, इसलिए ये तत्व मिश्र धातु आसानी से बना लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपको तय करना है, संगमर धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती है। इनमें से जरूर, ये आपको मैंने बता दिया है, किसी सेट में आएगा संगमर धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, क्यों, किसी के में आएगा संगमर धातु आसानी से मिश्र धातु बना रही हैं। मैं इसलिए इतना अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मैंने फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस किया, हिंदी के पेपर एनालिसिस किया, देखा तो है ही मैंने पेपर, ओके। तो मुझे तो सब पता है कि कौन कौन अध्याय से कैसे कैसे क्वेश्चन है और हर सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो अब किसी के में आएगा क्वेश्चन, अगर इससे संबंधित आएगा पेपर में क्वेश्चन, तो 4 सेट और चारों सेट में पेपर आएगा। लेकिन ऐसा किया जाए, किसी के ये पूछ लीजिए, किसी के में, क्योंकि ये जो 4 टाइप के क्वेश्चन है एक ही लेवल के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर किसी विद्यार्थी ने ये पढ़ा तो फिर ये क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे, इसलिए उससे फिर बन जाएंगे, ओके। फिर संगमर धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, क्यों। तो संगमर धातु अच्छी उत्प्रेरक क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें क्या अधिक स्थान उपस्थित होता है। संगमर धातुओं का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अधिक होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने से इनकी संयोजकता अधिक स्वतंत्रता होती है। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अभिशोषित करते हैं, जिससे क्षेत्रफल में अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है। यानी इनके पास क्या क्षेत्रफल अधिक होता है, मतलब इसके पास जगह ज्यादा होती है, इसलिए ये दूसरों अभिकारकों को बुला लेते हैं, ये आओ अभिकारकों क्रिया करके निकल लो, तो इसलिए ये कहलाते हैं अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बाकी लिखना कैसे वो आपके यहाँ दिया हुआ है।
ओके, तो ये 3 आपके जो भी बताएं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए जो है आपके इंपॉर्टेंट है। ये जो संपर्क धातु होते हैं वो रंगीन आयनों व यौगिकों का निर्माण करते हैं। ओके, इसे देख लेते हैं। तो इसी टाइप का ये चौथा क्वेश्चन हो गया, संपर्क धातुएं रंगीन आयनों का निर्माण कर लेती हैं। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, ये आपको पूरा डिटेल से यहाँ समझाया गया है। इसे आप शॉर्ट फॉर्म रूप में यूज कर सकते हैं कि संपर्क धातु में N-D कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। इनमें उपस्थित आयुग्म इलेक्ट्रॉन दिक्स प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली रिक्त डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। डी संक्रमण होता है। और मैंने आपको यही बताना है, मैंने यहाँ रहने वाला डी संक्रमण। अगर एक शब्द एक वाक्य में पूछे जाए शॉर्ट में आपको लिखना है तो मैंने आपको शब्द जोड़ना है डी संक्रमण होता है। इसलिए ये क्या है, रंगीन आयन यौगिक बनाते हैं। मैं किसी कारण डी संक्रमण के कारण, और उस डी संक्रमण को यहाँ थोड़ा डिटेल से उसको समझा दिया गया है, तो तैयार कर लीजिएगा। उपसंयोजी और रसायन वाले अध्याय से देखते हैं। तो यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कौन कौन से क्वेश्चन है तो इन्हें देख लेते हैं। प्रभावकारी परमाणु संख्या से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपको तैयार कर लेना है। आपको बताया जा रहा है प्रभावकारी संख्या क्या है और कैसे निकाली जाती है, वो भी यहाँ बताया जा रहा है। ऑब्जेक्ट में पूछा भी जा सकता है तो आपको इस प्रकार से दे दिया जाए। ओके, उपसंयोगी को कहा जाए प्रभावकारी जो संख्या है EAN है उसे निकालो। तो ये आपको देख लीजिएगा। ओके, फॉर्मूला मैंने आपका रहता है। फिर समन्वय संख्या इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 20 में आया, 30 में आ चुका है। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ उपसंयोजक स्थापित करने वाले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या उस धातु की कहलाती है समन्वय संख्या कहलाती है। और समन्वय संख्या आपको मैं बता दूं, अगर जैसे ऑब्जेक्ट में आ जाता है पूछ लिया जाता है कि ये आपका दिया हुआ उपसंयोजक यौगिक और कहा जाए इसमें जो CR है इसकी समन्वय संख्या बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका CR है इसे उपसंयोजी यौगिकों के नीचे आपके नंबर को कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ 6 है तो आपका ये हो जाएगा 6। ओके, इस वाले में देखें तो नीचे क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ तो 4 हो जाएगा। ऐसे आप लगभग निकाल सकते हैं समन्वय संख्या। ये तब के लिए है जैसे आपसे कुछ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया जा रहा है तो किस प्रकार से आपको समन्वय संख्या पहचानना है। ओके, बाकी आपको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। फिर नेक्स्ट है द्विक लगड़ और उपसंयोजी यौगिक में आपको क्या है ये पूछा जा रहा है। द्विक लवण और उपसंयोजी यौगिक को संकुल लवण भी यहाँ बोल दिया जाता है। ओके, तो इनमें आपको अंतर भी तैयार कर लेना, आगे मैं आपको बता रहा हूँ अंतर भी। बाकी द्विक लवण क्या होते हैं, ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाएं। अगर जल में हम इन्हें घोल रहे हैं, ऐसे लवण जो है जल में घोलने पर अपने सभी आयनों में विभक्त हो रहे हैं तो द्विक लवण कहलाएंगे। और ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी घटकों में परीक्षण नहीं देते, यानी सभी घटकों में विलय नहीं होते हैं, तो वो आपको कहलाएंगे संकुल लवण। उनके उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा। मैंने देखिए परिभाषा तो सिंपल रहने वाली है, मैंने उदाहरण में आपको दिक्कत होगी इसलिए आपको दोनों के उदाहरण तैयार करके रखना है, द्विक लवण का उदाहरण और आपका संकुल लवण का उदाहरण। अब नेक्स्ट कीलेट क्या है। तो कीलेट क्या है ये हमसे पूछे जा रहा है। जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो किसी एक धातु आयन के साथ एक साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं और तब ये हमारे बलयाकार टाइप की संरचना बनाती है, रिंग टाइप की संरचना बनती है। ये आपको उदाहरण इस प्रकार से दिखाना ही पड़ेगा। क्लियर पूछा जा रहा है तो उदाहरण आपको बताना और ये आप दिखा सके तुरंत आपको वहाँ नंबर मिल जाएंगे। तो क्लियर भी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट उपसंयोजी यौगिकों में आयनन समता को एक उदाहरण देकर समझाना है। बोर्ड एग्जाम 20 में या 24 में आयनन समता के बारे में अभी तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट लिगेंड क्या होता है, ये भी आपको एग्जाम में आ चुका है। संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ उपसंयोजकता के समान सिद्धांत के विपरीत जुड़े उदासीन अणु या आयन को हम क्या लिगेंड कहते हैं और ये आपका दिया हुआ है। जैसे इसमें हम पूछें लिगेंड आपका क्या है, केंद्रीय धातु आयन के साथ से आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु जी आपका जो उपसंयोजी यौगिक होता है इसमें जो सबसे पहले आपका लिखा हुआ कोष्टक के बाहर ये केंद्रीय धातु परमाणु कहलाती है, उसके साथ जो लिखा रहता है कोष्टक में वो आपका लिगेंड कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो संकुल आयन या जटिल आयन की परिभाषा दीजिए, तो ये आपका रहने वाली है। अब देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, 5-6 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तो आपके किसी में लिगेंड पूछा जाएगा तो किसी में संकुल आयन पूछा जाएगा, किसी में कीलेट पूछ लिया जाएगा, ऐसा रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है द्विक लवण संकुल लवण में अंतर। बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो बस 2 तो आपको याद करके रखना। पहले तो आपको परिभाषा याद हो गई है कि ये ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोला जाए तो अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। ओके, तो वो द्विक लवण हो जाते हैं। जो पूर्ण रूप से ऐसे लवण जो जिन्हें जल में घोला जाए लेकिन अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं या आंशिक रूप से टूटते हैं, वो आपके संकुल लवण कहलाती है। परिभाषा हो गई। दूसरा आपको ये देख लेना है कि ये गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है द्विक लवण में और
संकुल लवण में गुणात्मक परीक्षण नहीं किया जा सकता। बाकी आपका दिया फिर आपकी उदाहरण एक लिख दीजिएगा, संकुल द्विक लवण का उदाहरण एक तैयार करके रखना है और संकुल लवण का उदाहरण, तो वही आपको उदाहरण यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, तो आपके 2-3 अंतर बन जाएंगे। ये आपका देखिए, इनमें से जो अभी आपने 6-7 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। ओके, और इसके बाद 2 यहाँ से आते हैं, 2 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे जाते हैं, तो एक तो इसका हो गया, और फिर दूसरा आपका जो सबके साइड में फिक्स रहने वाला, हर बोर्ड एग्जाम में भी फिक्स रहता है क्वेश्चन, वो होता है आपका उपसंयोगी योग का IUPAC नाम लिखना। अब देखिए इसका भी फिक्स नहीं रहता है, मतलब ये तो टॉपिक फिक्स है कि आपका ये आएगा उपसंयोगी का IUPAC नाम में बदलिए, लेकिन अब इसी को आप रट नहीं सकते, इतने सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा दिया हूँ उपसंयोगी योग, उनका IUPAC नाम, ये सब उपसंयोगी यौगिक दिए हुए हैं और IUPAC नाम सब बोर्ड एग्जाम में बदल कर आते रहते हैं। तो ये क्या होता है आपके इसके नियम होते हैं, इसकी नियम होता है, नियम सीख लेंगे तो आपसे बन जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका प्रैक्टिस करने के लिए जब आपका काम आएगा, ये आपका दिया हुआ है, तो ये आपको दिया सूत्र, इसका IUPAC नाम है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। नियम होता है ओके कि आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, एक वीडियो में बताया था बहुत पहले नियम। आपको क्या लिखना है, सर्च करना है यूट्यूब पर कि उपसंयोगी का IUPAC नामकरण बाय अनुराग साटी क्लासेस, वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने पूरा आपको नियम वगैरह बताए हैं। देखिए मेरे पास लिखे भी रखे हुए हैं, देखिए ये रहता है, इस प्रकार से मैंने इसकी पूरा सिंपल ट्रिक बनाई थी कैसे आपको करना पड़ता है। मैं शॉर्ट में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको अनुमान हो जाए कि कैसे क्या निकाला जाता था, ये कि मैं पूरा इसी प्रैक्टिस करा रहा था। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब इतना टाइम नहीं कि मैं आपको डिटेल से समझा सकूँ, क्योंकि लंबा टॉपिक है आपका। ओके, एक वीडियो मैंने पूरा समझाया है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये आपका फिक्स रहने हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी आपको दे दिया है IUPAC नाम, कोई भी 2 उपसंयोगी यौगिक और कहा जाएगा IUPAC नाम लिखिए, या ऐसा हो जाएगा IUPAC नाम दिया जाएगा उपसंयोगी यौगिक लिखिए। और ये लिखा भी होगी बोर्ड एग्जाम में भी सब आ चुके हैं आपके। ओके, तो बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस पेपर के हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं। अभी तो आप क्या स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या है कि प्रैक्टिस करना है आपको, तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी वीडियो देख लीजिएगा, तो यहाँ से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है DDT के 2 उपयोग लिखिए। देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कम टाइम है, फिर भी मैं एक लाइन भी आपको थोड़ा बहुत भी आपको समझा दूँ तो आपके थोड़ा माइंड भी आपके बैठ जाए। डायरेक्ट मैं बताते जाऊँगा तो कम समय में सब क्वेश्चन कवर कर लूँगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी आपको समझा दूँ, ताकि आप क्या है, अगर जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ा है वो भी इन क्वेश्चन को थोड़ा कवर कर सके। DDT के 2 उपयोग, तो कीटनाशक के रूप में मच्छरों और खटमलों आदि को नियंत्रित करने किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग ब्लैक के रूप में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में के रूप में, और लावा लैंप के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए, और क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के उपाय भी आपको बताना है। ऑक्सीकरण क्रिया आपकी दी हुई है, वायु में खुला छोड़ देने से ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस हाइजीन क्लोराइड बनाता है। ओके, अब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण होने से बचा किया जाता है कि जब जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म को भरा जाता है एकदम फुल भरा जाता है, एक भी गैप नहीं छोड़ा जाता, और टाइप इसकी क्या ढक्कन लगा दिया जाता है और फुल इसको क्या है भरा जाता है एकदम मुंह तक। ओके, इसके जो बोतल का मुंह होता है वहां तक एकदम फुल भर दिया जाता है, ताकि एक भी जगह न रह जाए और वायु इसमें प्रवेश ना कर पाए। ओके, इस प्रकार से हम इसे बचाते हैं ऑक्सीकृत होने से। अब दोस्तों बात करें कि आपके जो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें आपको पता है अभिक्रिया तो आना ही आना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको अभिक्रिया में आपको करा दूंगा कवर, सब एक ही बार में बता दूंगा, तो वो आपको तैयार कर लेना है। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय होते हैं, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। जो अमोनिया की अपेक्षा जो मेथिल एमीन होते हैं अधिक क्षारीय होते हैं, तो इसका कारण पूछा जा रहा है। तो पहले इनकी जो संरचना आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, सबसे पहले संरचना बनाइए अमोनिया और मेथिल एमीन। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो अमोनिया है इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मेथिल एमीन में मेथिल मूलक धनात्मक पीड़ित प्रभाव के कारण एन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, फलस्वरूप प्रोटॉन सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन क्या अधिक क्षारीय होता है। जो है CH3 है, ये क्या है, मुक्त मूलक है आपका, तो ये इसमें जो धनात्मक पीड़ित प्रभाव अत्यधिक होता है। पीड़ित प्रभाव होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से क्या जो प्रोटॉन होते हैं सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, और जानते हैं जो क्या है प्रोटॉन आसानी से ग्रहण कर ले वो क्या है क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। यही कारण है कि अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन क्या अधिक क्षारीय है। नेक्स्ट है, एमीन जल में विलय होते हैं, क्यों, MP बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के ऋण बद्धता उच्च होती है, यह जल अणुओं के हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेती है, संगुणन क्रिया के फलस्वरूप एमीन जल अणुओं से जुड़ जाती है, इसलिए एमीन क्या है जल में विलय होते हैं। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा आपको तैयार नहीं होता है केमिस्ट्री में, कब कोई भी आपका आए कि ये जो पदार्थ होता है जल में विलय होता है क्यों, तो सिंपल आपको बता देना है कि इस जो पदार्थ की जिसकी बात हो रही है, एमीन की बात हो रही, तो एमीन के जो अणु होते हैं
वो जल में क्या है हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। जो भी क्या है जिसके पदार्थ के अणु जल में हाइड्रोजन बंध बना ले वो जल में विलय हो जाएगा, और जिस भी पदार्थ के अणु जल में हाइड्रोजन बंध ना बना सके वो क्या है जल में विलय नहीं होगा। तो मैंने आपको यहाँ शब्द यूज करना है हाइड्रोजन बंध बनाना। ओके, तो परमाणु जो होते हैं हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं एमीन के, इसलिए क्या जल में विलय होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक एमीन को उदाहरण लिखिए, तो ये उदाहरण दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पहचानना भी, अगर आपको है कि कौन सा प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन, कैसे पहचान करना है, तो माइंड में याद रखना है कि यदि उसके पास 2 हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन है इसमें उसके पास 2 हाइड्रोजन अपने पास साथ लिए हुए, 3 संयोजकता होती है, 3 लोगों का साथ ले सकता है, एक CH3 लिए और 2 हाइड्रोजन बैठे हैं एक साथ इसके साथ। ओके, तो प्राथमिक एमीन। अगर एक हाइड्रोजन है, ओके, 2 पर 2 जो 2 स्थान बचते हैं और उसमें और कुछ बैठा, जैसे यहाँ CH3 बैठा हुआ, ओके, तो वो आपका द्वितीयक एमीन, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो आपका तृतीयक एमीन होगा। ओके, इसकी नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद ये आपका एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, कारण लिखिए, तो वही आपका रीजन होने वाला है। जो आपने यहाँ देखा है मेन बात वही आपकी रहने वाली है। ओके, तो ये भी आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको क्या तैयार कर लेना है। सेम वही रीजन होने वाला है जो हमने क्या पहले देखा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा लास्ट अध्याय है जैव अणु। ओके, इससे देख लेते हैं। तो जैव अणु वाले अध्याय से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये तैयार करना है। 19 में आ चुका है, 22 में आ चुका है। तो एमीनो अम्ल के साथ NH2 और COO समूह विपरीत प्रकृति के होने के कारण परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण बना लेते हैं, जिन्हें हम क्या है ज्यूटर आयन कहते हैं। और ये आपको ये संरचना भी आपको जरूर मेंशन करनी है, और पेपर में जिस हिसाब से जितना लिखना चाहिए उस हिसाब से दिया हुआ है। पेप्टाइन बंध किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट, ये भी आपका रहने वाला है। तो पेप्टाइन बंध एक एमाइड बंध है जो COO समूह के एक अल्फा एमिनो अम्ल के साथ दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बनता है। ये 2 एमीन अम्लों की इकाइयों को एक पेप्टाइड अणु से द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर। MP और एग्जाम 23 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर। तो रेशेदार जो प्रोटीन के अणु क्या लंबे धागे के समान होते हैं, क्योंकि रेशेदार प्रोटीन, तो जो रेशेदार प्रोटीन के अणु क्या लंबी धागे समान होंगे। गोलाकार प्रोटीन एक इनके अणु क्या है सांख्यिक व गोलाकार होते हैं, और जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं जल में आबिले होते हैं। गोलाकार प्रोटीन क्या है जल में मिले होते हैं। रेशेदार प्रोटीन pH और तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं, जबकि गोलाकार प्रोटीन pH और तापमान के प्रति सक्रिय नहीं होते हैं। फिर कुछ स्थानों पर ये अणु परस्पर हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। गोलाकार प्रोटीन इनकी इकाइयों में केवल आंतरिक हाइड्रोजन आबंध होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तय करना है प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन की विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका दिया है कि प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं या सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार के विलयन में मिलाते हैं, तो जो प्रोटीन की जो जैविक क्रियाशीलता होती है वो एकदम क्या नष्ट हो जाती है, और यह अविलय होकर क्या स्कंदित हो जाता है। स्कंदित होता है नीचे उसका जम जाना। ओके, स्कंदित होकर नीचे जम जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का हम क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। अब प्रोटीन की जो संरचना होती है 3 संरचना है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो याद आपको रखना कि विकृतीकरण से प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है अपरिवर्तित रहती है, यानी प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो दूसरी और तीसरी संरचना होती है वो क्या परिवर्तित रहती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, 2 रोगों के नाम बताना है। तो क्वाशियोकर होता है और मर्सामस होता है, रोग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, कोई 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में दिया है, न्यूक्लियोटाइड की लंबी संकलित बहुलक होते हैं, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल DNA और फिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण कार्य भी आपको बताने हैं, तो 2 आपके महत्वपूर्ण कार्य भी दिए हैं, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण DNA और RNA में अंतर। MP और एग्जाम 20 में आ चुका है, 23 में 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, मतलब आप देख सकते हैं लगातार एग्जाम में आता है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है DNA और RNA में अंतर, बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। एंजाइम क्या होते हैं, MP और एग्जाम 24 में आ चुका है, तो तैयार करके रखिएगा। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं जैसे भोजन का पाचन और श्वसन आदि में भाग लेते हैं और उन्हें क्या उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एमिलेज क्या है, हमारे एंजाइम है। नेक्स्ट है आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो MP और एग्जाम 24 में आ चुका है, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्लों के बारे में पूछा जाता है। क्योंकि आवश्यक एमिनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर
शरीर नहीं बनाता है, ये आहार से प्राप्त होते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक यानी हमें इनकी आवश्यकता, याद कैसे रखना है, जिनकी हमें आवश्यकता है। अब आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जो अमीनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता है। तो ये कैसे याद रखना है कि जिन्हें अमीनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है वो हमारे कहलाते हैं, और हम उन्हें आहार से प्राप्त करते हैं, वो हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक यानी हमें आवश्यकता नहीं है। अब क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी वो क्या बन रहे हैं, वो अमीनो अम्ल बन रहे हैं, इसलिए हमें उनकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। तो वे अमीनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर बनाता है वो हमारा क्या है, अनावश्यक एमिनो अम्ल। और उनके उदाहरण जरूर आप तैयार करें। मैंने इसमें क्या डिफिकल्ट क्या रहेगा, परिभाषा और तो आप समझ गए कि क्या कहलाता है आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल, लेकिन उनके आपको दो पूरे हैं, 4 5 दिए हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण और अनावश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण। तो आपको दो तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिन के अभाव से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से होता है, कमी से होता है आपका रतौंधी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपको तैयार कर लेना, डीएनए उंगली छापन क्या और इसका क्या महत्व क्यों है, हो गया। और अभी आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, डीएनए उंगली छापन जानते ही होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जितने बताए सभी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 3 नंबर प्रश्न में सबसे पहले आपको तय करना है आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, आदर्श नियम जो विलयन होते हैं जो राउट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन का राउट के नियम का पालन नहीं करते। एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। 3 कम से कम पढ़ के रखना है। आसमान द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है, आसमान द्वारा केवल एक शुद्ध अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस प्रकार से आता है, जब 2 दे दिए, बाकी 2 नंबर में ये वाले आपके क्वेश्चन आता है, एक तो पूछ लिया 2 नंबर में। जैसे मोलरता ज्ञात करना है, जिसमें नॉर्मलता ज्ञात करना है, सिंपल है, फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आ जाएगा। प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन कम इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, ओके। तो एक बार पढ़ के रखिएगा। 3 पॉइंट आपको पढ़ लेना है, यहाँ मैं आपको 5 पॉइंट बता दे रहा हूँ, जिसमें से आपको 3 पॉइंट एक बार देख लीजिएगा, ओके। अगर एक बार भी पढ़ते हैं, निम्न क्वांति मिश्रण होते हैं, उच्च क्वांति के स्मरण बनाते हैं, स्पार्स बस पढ़ बस लेते हैं, माइंड में थोड़ा आपको फिट हो जाएगा। नेक्स्ट, राउट के नियम क्या है और उसका घटती व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राउट का नियम तो आपको 2 नंबर में सिंपल आ सकता है, घटती व्यंजक भी पूछे जा रहा है, तो इसे भी आपको देख लेना है। बाकी राउट का नियम तो 2 ही लाइन का है। स्थिर ताप पर आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, उसमें अवस्थित विलायक के मूल प्रकार के क्या समानुपाती होता है। हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम तो केवल आपका 2 नंबर पूछ लिया जा सकता है। फिर इसके आगे पूछा जाएगा गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित कौन कर सकता है? देखो, गैस और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप किस प्रकार का दिया जाए, ताप पर निर्भर कर रहा है, दाब पर निर्भर कर रहा है, तो ये प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको तय करना है अणु संख्या गुणधर्म को उदाहरण से समझाइए। अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन के ऐसे गुणधर्म गुण जो विलय के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। और उदाहरण ये दिया है, कौन होते हैं आपके विलयन के अणु संख्या गुणधर्म? क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, क्योंकि बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ये सब आपके क्या है अणु संख्या गुणधर्म है। मूलरता और मूललता में अंतर आपको ओके तैयार करके रखना है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, मूलरता और मूललता में अंतर। परिभाषा याद, एक लाइन में परिभाषा बता दी। दूसरे में आपको क्या बताना है कि इन्हें किस में व्यक्त किया जाता है। विलायक की मात्रा महत्वहीन है, जबकि विलयन की आयतन में महत्व नहीं रखता है। फिर ये आपको तय करना है मूलरता मूललता में अंतर, ओके। फिर नेक्स्ट आपको एक न्यूमेरिकल है, तो इसे भी एक बार देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या परासरण दाब गणना पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आपको ये परासरण दाब का फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ओके। फिर वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। अभिक्रिया की आणविकता कहा जाए, अनुसंख्यकता का, एक ही बात रहने वाली है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 अंतर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हाई चांस है। एक तो ये आ सकता है, अब 2 ही आएंगे लेकिन अलग अलग सेट में, किसी में पूछेगा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ओके। और इसके बाद किसी नेक्स्ट किसी में आ जाएगा कि अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ओके। हो सके आपके दोनों आ जाए अथवा आपके पूछ लिए जाए, तैयार करके रखना, दोनों में से कोई ना कोई एक से पूछा जा सकता है, बहुत हाई चांस रहने वाले हैं। अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, तो अंतर अब तैयार करेंगे तो बन ही जाएगा, पर वहाँ आपको क्या है उदाहरण से थोड़ा परिभाषित करना है। तो ये आपको यहाँ देख लेना है, ये अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया जा रहा है और ये अभिक्रिया की आणविकता के बारे में बताया जा रहा है।
इसके बाद छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। 2 नंबर में भी आपको पूछ लिया जा सकता है, ये तो 2 नंबर और टाइप का क्वेश्चन है। छद्म कोटि की अभिक्रिया एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आपको देख लीजिएगा और इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो उदाहरण आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया भी उदाहरण से तैयार कर लेना है। ये तो आपके 2 नंबर में पूछ लिया जा सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया और छद्म कोटि की अभिक्रिया 2 लाइन में आपका दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ से जो न्यूमेरिकल आपका बनता है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के 2 गुना होता है। तो ये जब, लेकिन आपको इसके लिए क्या फॉर्मूला बेस्ड सीखना पड़ेगा, जो अभी आपको मैं आगे बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है शून्य कोटि की सिद्ध करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुगल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रक के समानुपाती होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। इसे थोड़ा डिटेल से मैंने ये दिया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिए। पहले तो अर्धायुकाल की परिभाषा तैयार करना है। किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रक घटकर प्रारंभिक सांद्रक के क्या है आधा रह जाता है। तो ये दिया हुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो इसे दोस्तों आपको यार तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से सिद्ध करने एक बार देख लीजिएगा, सिंपल आपका रहने वाला है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अब यहाँ हमने देख लिया ये अर्धायुकाल है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रक के क्या समानुपाती है। अब जैसे आपने ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो एक बार YouTube पर अभी आप डाल के देख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का व्यंजक है, समझाइए, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो एक बार बस वीडियो पे देख लेते तो भी आपको चीजें यहाँ समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये आपको देख लेना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दिया हुआ है दर स्थिरांक समीकरण, आपको यहाँ निकालना है। ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपको तय करना है अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल आपका ये रहने वाला, परिभाषा तो वही हो जाएगी, और ये रहने वाला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धकायुकाल, ये दोनों क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा। इसके साथ ही मेन अगर बात करें जो पढ़ना है तो ये 2 हो जाते हैं क्वेश्चन आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, और आपका अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, और अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 2 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। लगातार देखिए क्वेश्चन है 2020 में, 22 में, 23 में, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व 2023 में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दोनों पढ़ के रखना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्वेश्चन में एक न एक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दोनों आपको पढ़ के रखना है, डी एवं एफ ब्लॉक में तत्वों में अंतर, और सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ जैसा मैंने लिखा है सेम इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज मैंने पहले ही सिंपल कर दिया है। ओके, और ये लिया है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और प्रैक्टिस अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, इसके आगे देखिए 6 पॉइंट दिया है, वैसे भी आपको क्या 3 नंबर का आएगा, 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको एक और टॉपिक यहाँ से तैयार करना है, लैंथेनाइट संकुचन से क्या समझते हैं। देखिए लैंथेनाइट संकुचन क्या है, लैंथेनाइट संकुचन के कारण और लैंथेनाइट संकुचन के तत्व पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये आपको पढ़ के रहना। लैंथेनाइट संकुचन क्या दिया है, फिर उसके कारण क्या होते हैं। ओके, फिर लैंथेनाइट संकुचन तत्वों का प्रभाव, तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तत्वों के गुणों में समानता, तत्वों का पृथक्करण से संयोजक लक्षण, ये क्या है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में कई बार आया है क्वेश्चन। ओके, लैंथेनाइट से संबंधित, तो लैंथेनाइट क्या है, लैंथेनाइट संकुचन के कारण और लैंथेनाइट संकुचन के प्रभाव, ये 3 आपके मेन टॉपिक हैं, पढ़ लीजिएगा। मतलब एक ही टॉपिक में आपको ये 3 अंदर आपको उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको अंतर में फिनोल और अल्कोहल में अंतर तैयार करके लगातार बोर्ड एग्जाम में 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया। तो फिनोल और अल्कोहल में अंतर बहुत सिंपल रहता है। अल्कोहल क्या पतले द्रव होते हैं, क्योंकि फिनोल ये किसकी अवस्था में होते हैं, गंध विशिष्ट फेनोलिक होती है, अल्कोहल की अल्कोहलिक गंध होती है। ओके, और ये NaOH से सोडियम फिनेट बनाते हैं, जबकि अल्कोहल का कोई क्रिया नहीं करते हैं। अब फिनोल क्या है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसलिए ये नीले लिटमस को लाल कर दे, अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और अल्कोहल के लिटमस प्रति उदासीन रहता है। 4 तो मैंने अंतर आपको बता दी, बहुत सिंपल है, 3 पढ़ के रखना है। ओके, इसके लिए इसका लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, और लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल विभेद। मैंने लुकास अभिकर्मक ऑब्जेक्ट है, पूछ लिया जाता कई बार। निर्जत ZnCl2 और संतृप्त HCl का जो विलयन होता है वो हमारा लुकास अभिकर्मक कहलाता है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनोल किस रंग का हो जाता है, अभिक्रिया दीजिए। यह शुद्ध फिनोल रंगीन ठोस है, परंतु कुछ समय पश्चात गुलाबी रंग का दे देता है, क्यों। तो आपको बताना है कि फिनोल वायु के संपर्क में आने गुलाबी रंग हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन होकर क्यूनोन बनाता है, और क्यूनोन फिर 2 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा फिर गुलाबी रंग का क्या फिनोक्यूनोन बना लेता है, और ये उसकी अभिक्रिया रहने वाली है।
जो फिनोल बनाता है ये क्या गुलाबी रंग का दिखता है। और संरचना बनाना भी एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, संरचना किस पार्ट से बनाई जाती है। फिर आगे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, ओके, कि फिनोल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, बेंजीन कैसे प्राप्त करना है। तो यहाँ आपको बस ये माइंड में रखना किससे किससे क्रिया कराई जा रही। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाने के लिए मैं 3 Br से हमें क्रिया कराई जा रही है। बेंजीन के अगर हमें प्राप्त करना है तो फिनॉल की हमें जिंक से क्रिया करानी पड़ेगी। इतना थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा, ओके। तो फिर आप यहाँ रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा बहुत बनता है तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट आपका ये आगे दिया हुआ है। फिर अभिक्रिया की बात करें तो आपको अभिक्रिया देखिए 7वें अध्याय में भी, अब 7वां अध्याय है तो इसमें भी 2-3 अभिक्रिया है, जैसे डीमेन टीमेन अभिक्रिया आपको सीख कर रखना है। तो ये अब इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली डीमेन टीमेन अभिक्रिया। 4 NaOH की क्रिया NaOH की उपस्थिति में फिनॉल का उपचार क्लोरोफॉर्म से के साथ अभिकृत किया जाता है तो हमें क्या CHO समूह का 8वें स्थान पर प्राप्त करता है। ये हमारी डीमेन टीमेन अभिक्रिया है, उसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करें तो कोल्विस स्मिथ अभिक्रिया आपको तैयार करना है। सोडियम फेनोक्साइड को CO2 के साथ बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्विस स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया में बताते जा रहा हूँ, हो सके तो आप क्या है कॉपी बगल में रख लीजिए, कॉपी में अभी जो बताते जा रहा हूँ नाम लिख लीजिए ताकि आप खुद फिर याद रहे कि हमें कौन कौन सी अभिक्रिया तैयार करनी है, डीमेन टीमेन अभिक्रिया और कोल्विस अभिक्रिया तैयार करनी है। अभी मैं आपको और अभिक्रिया बताने वाला हूँ जो आपको अभिक्रिया वाला सेक्शन से आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे दोस्तों आपको 3 अंक की में देख लेते हैं। अब देखिए इसमें दोस्तों आपकी रहने वाली अभिक्रिया है, ओके, कौन कौन सी आपकी अभिक्रिया है। अध्याय 9 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाला अध्याय से हम देख लेते हैं। तो यहाँ अभिक्रियाएं ही आपसे पूछी जाती हैं, अब 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं वो हम देख लेते हैं। एक साथ मैंने आपको बता दी है, कार्बन एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और युग्मन अभिक्रिया, अमोनियम अपघटन अभिक्रिया बोर्डिज्म में आपका आ चुका है। इसके साथ ही मस्टेलोइड अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, जो मैंने अभी आपको 3-4 बताई हैं। बाकी आपको सब क्या तैयार करके रखना है, कोई भी अभिक्रिया आ सकती है। पहले कार्बन एमीन अभिक्रिया दी हुई है, जिस तरीके से दिया इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ओके। अगर आपसे मैं पहले बता चुका हूँ 3 नंबर मान लीजिए आपसे 3 अभिक्रिया पूछी जा रही हैं तो फिर थ्योरी ना लिखें, समीकरण बस लिख दे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब 3 नंबर में केवल 2 ही अभिक्रिया है, एक ही अभिक्रिया है, तो फिर आपको पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा। कार्बोलैमीन अभिक्रिया क्या है, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली KOH के साथ गर्म किया जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है जिसमें तीव्र दुर्गंध होती है, इसे कार्बोलैमीन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए अभिक्रिया में बता चुका हूँ, बिल्कुल फिक्स रहता है कि इसमें इसकी हम क्रिया कराते हैं, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, ये प्राप्त होता है, इसे इस अभिक्रिया को इस नाम से जाना जाता है, सब फिक्स रहता है। थोड़ा आपको यहाँ क्या है याद सा करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि मेहनत करनी है आपको पड़ेगी, फोकस के साथ तैयार करना पड़ेगा। तो वही बताया प्राथमिक एमीन की क्रिया में क्लोरोफॉर्म से करानी है, KOH के साथ करानी है, ओके। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होने वाला है एक एल्किल आइसोसाइनाइड, ओके, जो बहुत ज्यादा तीव्र दुर्गंध रहती है, इसे हम क्या कार्बोलैमीन अभिक्रिया कहते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देख लेते हैं। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, जब एल्केनामाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं, इसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए एस्टामाइड को Br2 यानी ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या है मेथिल एमीन बनती है, और ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया। फिर सेंडमेयर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है, जब किसी डाईएजोनियम लवण की विलयन को क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत हेलोजन अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब डाईएंजो समूह हेलोजन समूह को प्रतिस्थापित हो जाता है और हेलोएरिन बनता है, इसे हम क्या कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है। तो मस्टर्ड और अभिक्रिया दी हुई है, प्राथमिक एमीन को मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है जिसमें सरसों के तेल के समान गंध आती है, इसलिए इसे मस्टर्ड अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका दिया हुआ है, इसे क्या आइसोथायोसाइनेट अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें अंतिम उत्पाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें अंतिम उत्पाद एल्किल आइसोथायोसाइनेट ही मिल रहा है। इसके बाद ग्रेबियन थैलेमाइड अभिक्रिया, ये ऐसी अभिक्रिया अभी तक एग्जाम में नहीं आई है, इंपॉर्टेंट तो रहती हैं, लेकिन अभिक्रिया में तो कोई आपको नहीं बता सकता, बिल्कुल ये परफेक्ट आपकी रहने वाली है, क्योंकि जो अभिक्रिया कभी नहीं है वो भी आपको क्या है एग्जाम में आ सकती है, बोर्ड एग्जाम में। अगर हम कह दें कि ग्रेबियन थैलेमाइड अभिक्रिया अभी तक नहीं पूछी गई है तो नहीं आएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो भी क्या है आपकी आ सकती है। सभी जो आपके एग्जाम सिलेबस में अभिक्रिया है तैयार करके आपको रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसमें है, जैसे आपको इसमें डाइएजोनियम अभिक्रिया,
शॉर्टन बॉमेन अभिक्रिया बहुत कम पूछी गई है, आई नहीं है अभी तक एग्जाम में। ओके, युग्मन अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली, तो युग्मन अभिक्रिया आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो पहले तो देखिए जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी है मेन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको तो पहले आपको सबसे तैयार कर लेना है। इसके बाद जो ऐसी अभिक्रियाएं जिसके कम चांस रहते हैं उनको आपको एक एक करके तैयार करना है। लेकिन बोर्ड एग्जाम तक आपको है जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सब आपको तैयार करना है। 30 से 40 अभिक्रियाएं हैं, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा 30-40 अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो उनकी आपको लिस्ट भी एक साथ दे दूंगा, तो उन्हें आपको है तैयार करके रखना है। ये समीकरण दिया हुआ है। इसके बाद अमोनी अपघटन अभिक्रिया दी हुई है, तो इसे देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिए हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है लगभग हमने सहज सब प्रकार के कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न से पहले मैं आपको एक साथ अभिक्रियाएं मेंशन कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एक कॉपी लिख लीजिए, इसमें आप नाम बस लिखते जाइए कौन कौन अभिक्रियाएं। अभी आपने टीमेन अभिक्रिया, कॉलियो अभिक्रिया बता दी है। अभी अभिक्रिया एक साथ पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको 4 नंबर वाले प्रश्न बता दूंगा। ओके, इसके बाद आपको टॉलन अभिक्रमक तैयार करना है और सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, उसी क्रम में आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। टॉलन अभिक्रमक आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है यूरोटिप्रिन। यूरोटिप्रिन वाला टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। फार्मेल्डिहाइड क्रिया अमोनिया से कराते हैं, यूरोटिप्रिन आता है। और अभिक्रिया की बात करें तो फिक्स यूरोटिप्रिन कैसे कहते हैं, जब फार्मेल्डिहाइड क्रिया अमोनिया से कराती है तो हमें जो प्राप्त तो हमें यह यूरोटिप्रिन हमें प्राप्त होता है, और ये उसके रासायनिक अभिक्रिया रहने वाले। तो एकदम थोड़ा ये अभिक्रिया वाले क्या कह दिया है, रटने वाले टॉपिक हैं, किस इसको इससे मिलाते हैं, इसकी उपस्थिति में मिलाते हैं, ये हमें प्राप्त होता है। ओके, और जिससे तो हमें से ये बोलते हैं, तो ये आपकी एकदम रटने वाली टॉपिक से रहती है। ओके, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आपको फिक्स ऑप्शन तैयार करना पड़ता है। फिर इसके बाद अभिक्रिया में बताते जा रहा हूँ, तो नोट करते जाइए कि जो आपको अभिक्रिया तैयार करके रखनी है। ओके, रोजनमुंड अभिक्रिया तैयार करना है, लगातार एग्जाम में है। पर्किन अभिक्रिया तैयार करना है, पहले तो आप नाम ही लिख लीजिए कॉपी में ताकि आपको याद रखे ये वाली पढ़ना है। ओके, फिर इसके बाद केनिजारो अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया पढ़ना है। अब रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है और उसका उदाहरण सही आपका दिया हुआ है समीकरण सहित, तो फिक्स रहता है किसकी क्रिया किसमें हम कराते हैं, तो ये आपका रोजनमुंड अभिक्रिया दिया है। फिर पर्किन अभिक्रिया पढ़ना है, सेंको नहीं कम इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पर्किन अभिक्रिया पढ़ना है। इसके बाद आपको इसकी शॉर्ट आप ले लीजिएगा। ओके, इसके बाद केनिजारो अभिक्रिया आपको तैयार करना है और स्टीफन अभिक्रिया तैयार करना है। ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती हैं, आगे देख लेते हैं। और नाम लिखना है तो इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, बस ये 2 इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमान कोच अभिक्रिया। फिर एल्डोड संघनन भी आपका तैयार करके रखना है, एल्डोड संघनन, ये दिया हुआ एल्डोड संघनन। फिर आपको पढ़ना है इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमान कोच अभिक्रिया। अब ये से हो सकता है सिंगल आपके 2 नंबर में आ जाए, हो सके 3 नंबर 3 पूछ ली जाए, और 4 नंबर में आए तो 4 अभिक्रिया पूछ ले, किसी भी टाइप से आपका आ सकता है। अभिक्रिया जो मैंने आपको बताया इतना आपको तैयार करके रखना है। तो अब तक दोस्तों हमने 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले प्रश्न देख लिए हैं। अब दोस्तों और इसके साथ ही हमने क्या है अभिक्रिया की भी मैंने आपको बता दी कौन कौन सी पढ़ना है एक साथ। अब केवल 4 नंबर वाले प्रश्न रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चन है 4 नंबर वाले जो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है, उनकी हम अब क्या है बात कर लेते हैं। ओके, और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ओके, 5-10 मिनट और आपको लगने वाले हैं। और वैसे भी दोस्तों वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है कि अब सोचिए आप में 6 महीने का आपको जो पूरा मटेरियल है, पूरे क्वेश्चन है, ओके, इंपॉर्टेंट वाले, मैं आपको बस एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं मोलल 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलय की मोललता और क्वथनांक उन्नयन में आपको संबंध बताना है। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर भी आ सकता है, 4 नंबर भी आ सकता है। ओके, 4 नंबर में हाई चांस रहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। पहले तो आपका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं वो बताना है, फिर इनका आपको दिया हुआ है संबंध, तो ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, किसी विलय की मोललता और हिमांक में अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है और उसमें संबंध आपका ये रहने वाला है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है विद्युत रसायन, दूसरा वाला चैप्टर है, वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, 100% ये आना ही आना है। कितने क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन होंगे मेन आपके जो पढ़ के आपको रखना, उनमें से 100% ये क्वेश्चन आएगा। ओके, और तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है उसमें देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से कई प्रकार से आपका आ सकता है कि विशेष चालकता और तुल्यांक की चालकता आणविक संख्या को समझाइए और इनका मात्रक लिए, तनुकरण पर क्या प्रभाव होता है। या इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, परिभाषा दीजिए विशेष चालकता, तुल्यांक की चालकता, आणविक चालकता, शैल स्थिरांक, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन। ये कहा जाए कि टिप्पणी लिखिए। ओके, मतलब आपको ये टॉपिक तैयार करके रखना है। कौन सा, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम नहीं उल्टा को हम क्या विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका रहने वाला है, इसे डिटेल से बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, यानी टॉपिक को तैयार करके रखिएगा।
ओके, और इसका मात्रक दिया हुआ, तनुकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपका दिया हुआ है तो शॉर्ट में। ओके, तो तुल्यांकी चालकता आपको तैयार करके रखना है, उसका मात्रक दिया है, तनुकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आणविक चालकता आपको तैयार करके रखना है, आणविक चालकता परिभाषा। ओके, ये मात्रक दिया है, तनुकरण प्रभाव। इसके साथ ही सेल स्थिरांक वाला और विशिष्ट प्रतिरोध वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ के रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ देखिए मैंने आपको 5 टॉपिक बताए, तो कोई भी 3 या 4 टॉपिक आपसे पूछ लिए जाते हैं 4 नंबर में। ओके, तो ये आपको 5 टॉपिक तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है संक्षारण से संबंधित क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि से प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कैसे संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। तो संक्षारण दिया हुआ है, तो संक्षारण की क्रिया विधि दी हुई है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये संक्षारण वाला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा कि संक्षारण को और इसे कैसे रोका जा सकता है कि हम बानिश करके रोक सकते हैं, विद्युत लेपन द्वारा कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो वो आपको दिया हुआ है। इसके बाद गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि और डैनियल सेल के उदाहरण के साथ समझाना है। तो ये गैल्वेनिक सेल है। कार्यविधि ये आपको डायग्राम आपको सीखना है, और डायग्राम आपको सीख लीजिएगा, यूट्यूब पर जैसे डालेंगे डैनियल सेल के तो समझाइए, तो आपको एक बार वीडियो मिल जाएगी, तो समझ बस लेते तो अपनी लैंग्वेज में इस चीज को लिख सकते हैं। बाकी एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना है आपको। फिर मेन आपका रहने वाला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सचित्र समझाइए, तो ये आपका चित्र रहने वाला है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और उसकी बनाने की क्रिया विधि दी हुई है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आता है, 2020 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, हो सके आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में भी आ जाए, तो इसे पढ़ के आपको रखना है। कोलास का नियम को उसके साथ ही 2 अनुप्रयोग। कोलास का नियम क्या है और उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो पहले तो कोलास का नियम दिया हुआ है, फिर इसके बाद दोस्तों आपके अनुप्रयोग दिए। कोलास के नियम का अनुप्रयोग किस किस में होता है। कोलास के नियम का अनुप्रयोग किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता ज्ञात करने में, और कोलास के नियम का अनुप्रयोग विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये हो जाते हैं अनुप्रयोग। नेक्स्ट और लास्ट आपको तय करना है विद्युत रासायनिक सेल क्या है और विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में आपको अंतर तैयार करना है। ये आपके अंतर दिए हुए हैं, तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन आपके कंप्लीट। तो यहाँ 4-5 क्वेश्चन जो बताएं तैयार कर लीजिएगा, एक ना एक आपका यहाँ से आएगा, 4 नंबर सीधे आपके फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अभी आपकी अध्याय 6 से अभिक्रियाएं रह गई हैं, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभी अध्याय 7 और अध्याय 8 की तो अभिक्रिया करा दी है, अध्याय 6 की भी अभिक्रियाएं आपकी रह गई हैं, तो इन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन सी आपको पढ़ना है। अभिक्रिया की जो लिस्ट बनाई थी उसमें आगे और आप नोट करते जाइए कि बुर्ज अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, कार्ल एमीन अभिक्रिया और रीमैन-टीमैन अभिक्रिया, सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी 4 नंबर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपसे 2 या 3 अभिक्रिया पूछ लिया, 4 अभिक्रिया पूछ ली जाए। ओके, इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा, तो ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो बुर्ज अभिक्रिया दिया उदाहरण सहित स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सेंडमेयर अभिक्रिया और अभिक्रिया से संबंधित 4 नंबर के सीधे क्वेश्चन आता है, और 4 अभिक्रियाएं 2 अभिक्रिया आपसे पूछ ली जाती हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया दी हुई है, कार्ल एमीन अभिक्रिया दी हुई है आपका, और ये आपका रीमैन-टीमैन अभिक्रिया दी हुई है। तो इसे आपको तैयार कर लेना है। तो अभिक्रिया से संबंधित 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा, एक 4 नंबर क्वेश्चन बनता है, एक 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर में कोई भी एक अभिक्रिया पूछ ली जाएगी, 4 नंबर में आपसे 2 या 4 अभिक्रिया पूछ ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है वुड्स-फिटिंग अभिक्रिया और फ्रैकलैंड अभिक्रिया, सभी आपको अभिक्रिया तैयार करनी है। और फिर आपका हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहा जाए या आइडो फॉर्म अभिक्रिया भी लिखकर आ सकता है, तो ये आपको तैयार करना है। हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहा जाए, आइडो फॉर्म अभिक्रिया कहा जाए, यही आपको बताना है। और फिर नेक्स्ट आपकी रहने वाली फिटिंग अभिक्रिया, तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इससे संबंधित आपके 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा आपके अध्याय 6 में हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन से, वो आपका अभिक्रिया संबंध रहेगा। ओके, इसके साथ ही अथवा में आपसे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर जो आपको तय करना है, और फिर SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। तो ये आपका रहने वाला है SN1 और SN2 की क्रिया विधि, इसे आपको तय करना है। और विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेंट जेम का नियम लिखिए, ये आपका ये रहने वाला है। तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। और अभिक्रिया की बात करें, अध्याय 6 में भी अभिक्रिया है, कुछ अभिक्रिया अध्याय 7 में, कुछ अभिक्रिया अध्याय 8 में है। तो मैंने आपको वीडियो के दौरान बहुत सारी अभिक्रियाएं बताई हैं, तो नोट कर लीजिएगा और उन्हें आपको तैयार करने का प्रयास करना है। बस 6, 7, 8 नंबर तक की अभिक्रियाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, साथ ही मेरी मेहनत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने लगभग कंप्लीट सब देख लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रह जाते, एक वीडियो आएगी आगे टॉप 100+ उसमें ऑब्जेक्टिव मैं आपको कवर करा दूंगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से दोस्तों आपको ब्रह्मास्त्र साइंस बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, और साथ ही ऑल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर
पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। ओके, ये अलग से आप तैयार करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री का अलग से बैच भी ले सकते हैं। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।